हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब बहुत सारी फैक्ट्री मिल जाती हैं तो उस इकट्ठी इतनी सारी फैक्ट्रीज को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। अब ये फैक्ट्रीज का ज़माना, इंडस्ट्रीज का ज़माना कब से आने लग गया था और सबसे पहले कहाँ पे ये लगनी चालू हुई थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान की वेबसाइट से। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे अपडेट्स अगर आपको चाहिए फास्ट टू फास्ट हर चीज़ के लिए तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे आप पहले भारत का ही लगा लो। भारत में पहले, बहुत पहले खेती बाड़ी होती थी, है ना। सिर्फ खेती बाड़ी, लोग सिर्फ खेती बाड़ी करके ही अपने घर का गुजारा चलाते थे। अब क्या होता था, एक जमीन पर जहाँ 5 लोगों की जरूरत है वहां पर 15 लोग काम कर रहे हैं और उनको इतने पैसे मिल भी नहीं पाते थे, है ना। तो ऐसा होता था और कोई तरीका ही नहीं था और कोई अलग से तरीका ही नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी थी। तो ये तो चीज़ गलत है ना कि सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है। अलग अलग रास्ते होने चाहिए। अगर किसी इंसान को यहाँ जाना है तो यहाँ भी जा पाए और यहाँ जाना है तो यहाँ भी जा पाए। तो इसलिए भारत ने धीरे धीरे बदलाव किया। एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से वो फैक्ट्रीज पर भी आया। जिन लोगों को खेती बाड़ी में रहना है वो वहां रहो, जिन लोगों को फैक्ट्रीज में जाना है वो वहां भी जा सकता है। सो ये जो चेंज हुआ ना, ये जो बदलाव हुआ समाज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। अब 2-4 शब्द भी हैं, जैसे ओरिएंट। ओरिएंट का क्या मतलब है? यहाँ पर अब आपने एक समुद्र का नाम सुना होगा, मेडिटरेनियन सी, है ना, सुना है ना। उसके ईस्ट में, यानी कि जैसे ये समुंदर है, उसके ईस्ट साइड में, इस दिशा में जितनी भी आपकी कंट्रीज आती हैं उन कंट्रीज का क्या नाम है? एशिया। और इस चीज को हम टुगेदर में बोल देते हैं ओरिएंट। इतना बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो टर्म है ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आया है और ये इलाका बहुत ज़्यादा पुराना है, थोड़ा रहस्यमयी भी है और यहाँ से मॉडर्न चीज़ों की शुरुआत हो गई थी। बात करते हैं प्रोटो क्या होता है। प्रोटो यानी कि किसी भी चीज़ की नई नई शुरुआत, है ना। अर्ली फॉर्म, उसको हम कहते हैं प्रोटो। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन होता था, यानी कि कोई ना कोई चीज बनाई जाती थी बिना फैक्ट्री के। बिना फैक्ट्री के, अगर फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो देश विदेशों में चली जाती है, लेकिन ये एक ऐसा दौर था कि बिना फैक्ट्रीज के ही उत्पादन चलता आ रहा था। ठीक है। अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम कौन कंट्रोल करता था? बिजनेसमैन कंट्रोल करते थे। और जो चीजें होती थी, जो गुड्स होती थे, वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बनाते रहते थे। मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक आप रुई से कपड़ा ही बना रहे हो या फिर रुई से ही धागा बना रहे हो, तो वो जो धागा है वो कौन बनाएगा? बहुत सारे लेबर, है ना, बहुत सारे मजदूर वो बनाएंगे। और कई कई लोग अपनी फैमिली में ही बना लेते हैं, उनके पास फैक्ट्री नहीं होती थी, वो अपने खेतों में जाके या फिर अपने घरों में ही इन सब चीज़ों को बनाते थे। अब अपने डिस्कवरी पे ही लिज्जत पापड़ की स्टोरी देखी होगी, वहाँ पर ज़्यादा कोई फैक्ट्रीज नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं अपने घरों से और वो अपने घर पे ही ये पापड़ बनाती हैं। उन पापड़ों की क्वालिटी चेक की जाती है, कोई सुपरवाइजर होता है उन पापड़ों की क्वालिटी चेक करता है। डे टू डे इतने पापड़ इकट्ठे किए जाते हैं, 300 रुपये या फिर 400 रुपये उनको डेली का या फिर काम करने पर दिया जाता है और वो फिर इंटरनेशनल भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर बिना किसी फैक्ट्री पे उत्पादन होने लग रहा है किसी भी चीज़ का। तो वही चीज़ होती है प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, जहाँ पर बिजनेसमैन इस सिस्टम को कंट्रोल करते थे और जो गुड्स होते थे वो फैक्ट्रीज में ना बन के फैमिलीज में और खेतों में बनाए जाते थे, फैक्ट्रीज में नहीं बनते थे। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे फैक्ट्रीज आने लग गई, वो हम देखते हैं। तो 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बिजनेसमैन थे वो यूरोप जो देश है उसके शहरी इलाकों में आने लग गए। अब वो क्या करते थे,
जो किसान थे या फिर जो कलाकारी कर पाते थे, आर्टिसियंस थे, उनको पैसे दे देते थे कि ये भाई कुछ पैसे ले लो, और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए, मतलब यूरोप से अलग जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनाओ। अब जैसे कि देख लो, अगर मटके हैं, मटके का बिजनेस है, तो मटकों के लिए हमें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको मटके बनाने आते हैं, उनको पैसे देने पड़ेंगे कि भाई आप मटके बनाओ, हम आपके मटकों को बाहर देशों में भिजवाएंगे। सो यही चीज़ वो लोग करते थे, बिजनेसमैन उनको पैसे देते थे और उनसे काम करवाते थे, उन्होंने जो चीज़ बनाई है वो बाहर भिजवाते थे और प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। सो इस चीज़ से स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कहानी। स्टेपल्स कौन होते थे? स्टेपल्स इज एक ऐसा इंसान जो कि ऊन को इकट्ठा करता था, उसको सुलझाता था और फिर उससे फाइबर बनाता था। ठीक है, ये होता था स्टेपल। अब फुलर कौन था? फुलर एक ऐसा इंसान था जो कि क्लॉथ को, मतलब कपड़े को इकट्ठा करता था फोल्ड कर करके। ठीक है, जैसे कपड़ा फैला हुआ उसको फोल्ड कर करके कपड़ा इकट्ठा कर लेता था। सो दैट इज फुलर। अब कार्डिंग कौन होता था? कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब फाइबर, जैसे कॉटन हो गया, मतलब जो रुई है, और जो ऊन है, उनको बुनने से पहले थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर देना। ठीक है, सो ये होता है आपका कार्डिंग। कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज कैसे आना चालू हुई थी? सबसे पहले आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो इंग्लैंड में आई थी। कौन से साल में? 1730 में। ठीक है, आज कौन सा साल चल रहा है? 2022। और फैक्ट्री कब आई थी? 1730 के ज़माने में। ठीक है, अब जैसे ही 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, फैक्ट्रीज जो हैं वो बाहर के देशों में आने लग गई थी, बहुत लार्ज नंबर पे, बहुत जल्दी जल्दी, है ना। और सबसे पहले फैक्ट्रीज में रुई जो है उसका काम होने लग गया था। 1760 में ब्रिटेन जो है वो बाहर देशों से 2.5 मिलियन पाउंड कच्ची रुई मंगवाता था, इंपोर्ट कराता था। और 27 सालों के अंदर अंदर, यानी कि 1787 तक, पहले 1760 था, अब 1787 तक जो 2.5 मिलियन पाउंड था वो 22 मिलियन पाउंड, यानी कि 10 गुना ज़्यादा अब वो खरीदने लग गया था कच्ची रुई दूसरे देशों से। इतनी बात समझ में आई? तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन फैल चुका था फैक्ट्रीज में, है ना। फैक्टर दैट मेड इट पॉसिबल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? सीरीज ऑफ इन्वेंशन एंड चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड सिर्फ 2.5 मिलियन इंपोर्ट कराता था कच्ची रुई, लेकिन बाद में सिर्फ 27 सालों के अंदर अंदर 22 मिलियन पाउंड करवाने लग गया इंपोर्ट। अब ये कैसे हो पाया? नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही थी, नई नई कलाकारियाँ हो रही थी, नए नए टेक्नोलॉजी आती जा रही थी, और नई नई जो है प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब बनाने का जो तरीका होता है वो बदलता जा रहा था। जैसे कि बदलता हुआ, मतलब आजकल आप देखो जो मॉडर्न ज़माना है उसमें डेली नई नई चीज़ें होती हैं, और अगर हम पुरानी चीज़ों पे अटके रहेंगे, नई चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। हमें नए ज़माने के साथ नए तरीके से हमें खुद को ढालना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पर भी इंग्लैंड में जैसे उत्पादन का जो प्रोसेस है वो बदलता जा रहा था, उन्होंने उसको अपनाया और वो आगे आगे बढ़ गए, तभी उनका 2.5 मिलियन पाउंड से 22 मिलियन पाउंड्स का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया था। ठीक है, चेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वॉज बॉट अंडर द वन रूफ। अब क्या होने लग गया, ये जो प्रोडक्शन का, मतलब चीज़ें बनाने का जो काम था, वो सारा इकट्ठा करके एक छत के नीचे ले आए गए। तो अब वही चीज़ आ जाती है, जब कोई प्रोडक्शन का काम, मतलब लाइक कोई भी चीज़ बनाने का काम एक छत के नीचे होने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। या फिर उसको, बहुत सारी फैक्ट्रीज को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। समझ में आ गया? अब देखो, द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब कौन सा ऐसा दौर था जब इंडस्ट्रीज का चेंज आने लग गया था? तो पहला ऐसा फेज था जब, मतलब जब नई नई फैक्ट्रीज आ रही थी, तो कॉटन लीडिंग सेक्टर था पहले फेज में, है ना। और ये कब तक रहा? 1840 तक।
उसके बाद आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज भी जल्दी जल्दी आ रही थी, क्योंकि उस टाइम तक रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो चुका था 1840 से लेकर 1860 तक। ठीक है, ये पहला दौर था फैक्ट्रीज का, मतलब पहले कॉटन फिर आयरन एंड स्टील। सेकेंड फेज में क्या होने लग गया, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो जो नई टेक्नोलॉजी से बनी नई इंडस्ट्रीज थी वो पुरानी वाली को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसमें जो मशीनरी लगी हुई थी, जो नई टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत महंगी थी। बहुत कम लेबर्स को वो न्यू टेक्नोलॉजी चलानी आ रही थी, और उसके बाद भी ज़्यादा पैसा लग रहा था नई इंडस्ट्रीज को अडेप्ट करने में, तो इसलिए वो पुरानी इंडस्ट्री को डिफीट नहीं कर पाए थे। 19th सेंचुरी के एंड तक सिर्फ मतलब 20% से भी कम जो लेबर थे, जो वर्क फोर्स थे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, बाकी तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे, 80 टू 85%। ओके, थर्ड फेज क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी, अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत कम इन्फ्लुएंस हुई थी स्टीम पावर से या फिर मेटल इंडस्ट्री से। मतलब जो मेटल इंडस्ट्रीज बार बार आ रही थी, मतलब मेटल से ही मशीन्स वगैरह बन रही थी, और जो स्टीम थी, स्टीम की वजह से ही काफ़ी सारी बिजली वगैरह बन रही थी। तो स्टीम से और मेटल इंडस्ट्री से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि पुरानी इंडस्ट्रीज हैं तो वो बिल्कुल ही नॉट एक्टिव थी, वो चल रही थी। ठीक है, और वो थोड़ी थोड़ी जितनी भी इनोवेशंस हो रही थी उसकी वजह से वो ग्रोथ भी कर रही थी। और जैसे कुछ नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर है, नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, पॉटरी, बिल्डिंग, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर, इम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्शन, ये होता है नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर। इनके अंदर भी छोटी मोटी जो इनोवेशन होती थी, इसके हिसाब से ये जो फैक्ट्रीज थी वो ग्रोथ में आती थी। ठीक है, तो ये था थर्ड फेज। फोर्थ फेज क्या था, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हो रहे थे, धीरे धीरे अकर कर रहे थे। न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी, मशीन्स जो थी वो टूट जाती थी और उनको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी को कम अपनाया जाता था। They were not as efficient as their inventors and manufacturer claimed। जो नई मशीन्स थी, उनके जो इन्वेंटर थे वो ये क्लेम किया करते कि हमारी मशीन में ये खूबी है, वो खूबी है, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, अब आगे देखो, रीजंस ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रैपिड, कि किस रीजन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रैपिड था, वो तेज था। सबसे पहले तो कॉटन सबसे पहला फेज था, है ना, लीडिंग सेक्टर था। दूसरा जो टेक्सटाइल का मार्केट था, यानी कि जो कपड़ों का मार्केट था, वो बार बार चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से कॉटन की ज़्यादा डिमांड, कॉटन की फैक्ट्रीज की ज़्यादा डिमांड जो है बढ़े जा रही थी। जो ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेटर्स थे, वो नए नए जो नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क वगैरह, इन सभी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का जो है कारण ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेटर्स थे। टेक्निकल चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते थे, है ना। और उसके बाद क्यों नई नई इंडस्ट्रीज पुरानी इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस या फिर गायब नहीं कर पाई, क्योंकि उनके अंदर बहुत महंगी महंगी मशीन्स थी। इतना महंगा कौन लगाए पैसा, है ना, इतना कौन लगाएगा। और स्लो चेंजेस होते थे टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितने भी इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे वो लेस देन 20% ही था, मतलब ज़्यादा वर्क फोर्स भी नहीं थी। क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक थी, मतलब चेंज होती रहती थी। तो अगर मशीन एक टाइप से बनी हुई है, एक तरीके की बनी हुई है, और लोगों की डिमांड कुछ और है ना, उस मशीन का काम से अलग लोगों की डिमांड है, तो उस मशीन का फ़ायदा क्या हुआ, समझ पा रहे हो। तो अब क्या होता था, ज़्यादातर काम हाथों से या फिर हैंडलूम से किया जाता था, तो मशीन्स की इतनी ज़रूरत नहीं लगी, तो इसलिए न्यू इंडस्ट्रीज़ पुरानी इंडस्ट्रीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। अब बात करते हैं हैंड लेबर और स्टीम पावर की। तो जो विक्टोरियन ब्रिटेन था, वहाँ पर लेबर की कभी भी कमी नहीं हुई, एक्स्ट्रा में लेबर रहती थी हमेशा, जिसकी वजह से हर एक लेबर की सैलरी जो है वो कम थी। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट को ये नहीं पता, डू नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन। जो फैक्ट्री वाले थे उनको वो मशीन्स लाना नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो ह्यूमन लेबर है वही हमारे यहाँ काम करते रहें, और हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अगर हम नई नई मशीन्स वगैरह लेके आएंगे तो। ठीक है, सो अब क्या होता था, मार्केट में जो डिमांड होती थी ना चीज़ों की, वो डिमांड उनकी होती थी जो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी डिज़ाइंस होते थे ना, कॉम्प्लेक्स अलग अलग शेप्स के जो डिज़ाइंस होते थे,
उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी और वो सिर्फ हैंड से ही बन सकते थे वो डिज़ाइन, मशीन नहीं बना सकती थी। तो इसलिए मशीन का इंट्रोडक्शन करना नहीं चाहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है? रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि सिर्फ हैंड लेबर से किए जा सकते थे। मशीन से अगर हमें कपड़े बनाने होते थे तो मास मार्केट के लिए, अगर मान लो पूरी बहुत बड़ी सी कोई मार्केट है किसी चीज़ की, तब तो हम मशीन्स लगाए भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि सिर्फ हाथ से बनते थे, इसलिए बहुत कम इंडस्ट्रीज मशीन्स का यूज करती थी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज वर्कर की लाइफ कैसी थी? बहुत बेकार थी। जॉब्स की बहुत कमी थी क्योंकि लेबर तो बहुत ज़्यादा थे, जॉब्स बहुत कम थी। अगर किसी का कोई रिश्तेदार निकल आया या फिर कोई फ्रेंडशिप अच्छी हो गई तब तो जॉब वगैरह मिल जाती थी दोस्ती के हिसाब से, अदरवाइज नहीं होती थी। और अगर होती भी थी तो सीजनल काम होता था और बाकी लोगों को बिना सीजन के, बिना काम के बैठना पड़ता था। रियल वेजेस जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है? तो इसलिए गरीबी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी डर था। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस सीज़नल जो चीज़ें थी उसका काफ़ी, मतलब सीज़नल काम होता था, बाकी महीने सीज़न जाने के बाद बाकी महीने खाली बैठना पड़ता था। और वर्कर्स जो थे नई-नई टेक्नोलॉजी को रोका करते कि भई हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और हमें ये चीज़ आती नहीं है। तो इसलिए जैसे नई-नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स आती थी तो वर्कर्स उसका अपोज़ करते थे कि हम नहीं कर पाएँगे और अगर ये आ गई तो हम तो बिल्कुल ही नौकरी से जाएँगे, चाहे वो सीज़नल ही क्यों ना हो, ठीक है? फिर 1840 का टाइम जब था तब अलग-अलग टाइप की जॉब्स बढ़ने लग गई क्योंकि उस टाइम पे रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो बिल्डिंग एक्टिविटी, रोड्स को खुला-खुला करना, टनल को खोदना, ड्रेनेज करना, सीवर सिस्टम में देखना, तो इसलिए काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो बढ़े जा रही थी, ठीक है? Why did some industrialists in the 19th century Europe prefer hand labor over the machine? क्यों बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट 19th सेंचुरी यूरोप में हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे मशीन से? क्योंकि ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी, नई मशीन्स लेके आएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता था। सीजनल इंडस्ट्री के लिए बेटर है कि मतलब कुछ ही टाइम का काम होता था ना, तो इसलिए बेटर है कि लेबर को ही लगा लो, कुछ टाइम के लिए काम के लिए आप मशीन थोड़े ना सेटअप करोगे, समझ रहे हो? और मार्केट में भी डिमांड अलग अलग डिज़ाइंस की थी, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की थी और वो मशीन बना नहीं सकती थी, सिर्फ हाथ से ही किया जा सकता था। सो दैट्स वाई मशीन्स नहीं लाते थे। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? ये मशीन को इन्वेंट किया था जेम्स हारग्रेविस ने 1764 में और इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। इससे स्पिनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गया, मतलब बुनाई का काम, और लेबर की जो डिमांड है वो फिर से कम हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब यहाँ पर हमने यूरोप का पढ़ा, ब्रिटेन इंग्लैंड का पढ़ा। अब हम आते हैं इंडिया के क्या हालात थे, इंडिया में कौन कौन सी फैक्ट्रीज वगैरह आई, ठीक है? द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडियन टेक्सटाइल की एज अभी हम देखते हैं। मशीन इंडस्ट्री से पहले का कैसा ज़माना था वो देखते हैं। तो सिल्क और कॉटन के जितने भी गुड्स थे वो इंडिया के इतने ज़्यादा शानदार थे कि उन्होंने पूरी इंटरनेशनल मार्केट पे वो राज करते थे, ठीक है? इंडियन के जितने भी सिल्क और कॉटन गुड्स थे, इंडिया से बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क और कॉटन गुड्स थे जो कि अर्मीनिया, पर्शियन मर्चेंट्स लेके जाते थे इंडिया से और अफगानिस्तान, पर्शिया और सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट या फिर पहुंचाते थे। सूरत, मासूलीपट्टनम और हुगली जो थे वो बहुत फेमस बंदरगाह यानी कि पोर्ट थे और बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन या फिर बैंकर्स जो थे वो एक्सपोर्ट ट्रेड में आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है? दो टाइप के मर्चेंट हुआ करते, एक सप्लाई और एक एक्सपोर्ट मर्चेंट। अब यहाँ पर जो बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे बड़े बड़े, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिपर्स थे जिनके शिप होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट थे, मतलब जो दूसरी कंट्री में अपना सामान पहुंचाते थे, ठीक है? तो उनके कुछ ब्रोकर्स होते थे, वो प्राइस ऊपर नीचे करवाने में हेल्प करते थे। किन से? सप्लायर से। अब सप्लायर जो थे, सप्लायर से ही तो सामान लेंगे और फिर वो दूसरे देशों में जाएगा, तो ब्रोकर्स जो थे सप्लाई मर्चेंट से पैसे ऊपर नीचे करवाते थे कि भाई दे दो, हमारे एक्सपोर्ट मर्चेंट जो है वो दूसरे देशों में भेजेंगे और बिग शिपर्स उस सामान को लेके जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसे होता था। अब
मशीन्स जब आने लग गई इंडिया में 1750s के बाद तो क्या होने लग गया, 1750s में जो नेटवर्क ट्रेड था इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा, जो नेटवर्क का जो ट्रेड का नेटवर्क था, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, उनका जो नेटवर्क था बाय इंडियंस मर्चेंट, वो टूटने लग गया। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंपनीज आने लग गई थी, अंग्रेजों का राज वगैरह होने लग गया था, है ना। और जो मतलब जो ओल्ड पोर्ट्स थे, जो ओल्ड बंदरगाह थे सूरत और हुगली के, और जो मासूलीपट्टनम, सूरत और हुगली के जो पुराने पोर्ट थे वो डिक्लाइन होने लग गए थे। बॉम्बे और कोलकाता जो थे वो नए पोर्ट एज अ ग्रू होने लग गए थे, ठीक है। न्यू ट्रेड वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय यूरोपियन कंपनीज आर कैरिड बाय यूरोपियन शिप। जो नई खरीदने बेचने की जो नई टेक्निक आई थी वो यूरोप लेके आया था, और यूरोपियन कंपनीज उनको लेके आई थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था, और यूरोपियन शिप जो है वो आने लग गई थी इंडिया में। अब यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा था कॉटन एंड सिल्क का, वो तो ऐसे ही चलता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर इंडियन टेक्सटाइल भी 18th सेंचुरी यूरोप में बहुत अच्छे से डिमांड में थे, मतलब एक्सपोर्ट कम नहीं हुए थे, बट इंडिया में जो ट्रेडर्स थे वो कम होने लग गए थे, और यूरोप अपने हिसाब से नई नई ट्रेड जो है वो करने लग रहा था। वीवर्स जो बुनाई का काम करते थे उनका क्या हाल हुआ अब, क्योंकि कॉटन में बुनाई चाहिए होती है, वीविंग चाहिए होती है, और ऐसे ही सिल्क में भी तो वीवर्स ही करते हैं बेसिकली, है ना। तो वीवर्स का क्या हाल हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई या फिर यूरोपियन पावर्स आई, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1916 के बाद अपनी कब्जा जमाने लग रहे थे, अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर रहे थे इंडिया की ट्रेड के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर इंडिया में जितने भी पुराने ट्रेडर्स थे, ब्रोकर्स थे, उनको निकाल दिया गया, और सिर्फ वीवर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने दबाव डाला कि जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना है, जो हम काम बोलेंगे तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है। अब वीवर्स को बोला जाता था कि आप जो है दूसरे बायर्स के साथ कांटेक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ही काम करोगे, ठीक है। तो एक पेड सर्वेंट को रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था गोमास्ता। गोमास्ता वीवर्स के ऊपर नजर रखता था कि ये हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर भी रहे हैं या नहीं, कंपनी के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं, इस तरीके से। तो इसलिए वीवर्स के बीच में और गोमास्ता के बीच में बहुत ज्यादा डिशुम क्लैशेस वगैरह चलते थे, और जो वीवर्स कंपनी के लिए काम किया करते उनको पैसे बहुत ही ज्यादा कम मिला करते, हद से ज्यादा। गोमास्ता मैंने आपको बता ही दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक पेड सर्वेंट रखती थी, और वो वीवर्स के ऊपर नजर रखता था कि जो क्लोथ का जो कॉटन क्लॉथ है उसकी क्वालिटी सही भी है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर कम टू इंडिया। मैनचेस्टर बेसिकली एक लाइन वाला क्लॉथ है, ठीक है, लाइंस वाला एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये इंडिया में आने लग गया। अब इसकी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। सो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, अब क्या होता था, इंडिया में काफ़ी अच्छा कॉटन और सिल्क होता था, तो अलग अलग देशों में जाता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, है ना। अब इंग्लैंड में भी वो कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी धीरे धीरे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गए कि यार हम जो कॉटन की इंडस्ट्रीज हमने लगाई है, कॉटन की फैक्ट्रीज हमने लगाई है, उसको तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि कॉटन तो इंडिया से आने लग रहा है, वो भी सस्ते रेट पे, तो हमारा महंगे वाला कॉटन कौन खरीदेगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे इंग्लैंड के, जिनकी कॉटन की फैक्ट्रीज थी, ये जाते हैं इंग्लैंड गवर्नमेंट के पास और उनको कहते हैं कि भाई तुम ना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ, जितना भी तुम इम्पोर्ट करवा रहे हो इंडिया से, उनको कहो कि अब अगर तुम्हें इंग्लैंड में कॉटन भेजनी है इंडिया वालों, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अब इंडियंस जो है वो करेंगे ही नहीं एक्सपोर्ट, है ना, करेंगे ही नहीं एक्सपोर्ट इंग्लैंड में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इंग्लैंड में जो नई नई कॉटन इंडस्ट्रीज आई हैं, सब लोग उनका कॉटन खरीदना प्रेफर करेंगे, समझ रहे हो। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया में मेरे को एक चीज़ आपको समझानी है। क्या हुआ, 19th सेंचुरी यानी कि 1801
स्टार्टिंग में ही इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, जो बेचना था लाइक कॉटन और सिल्क गुड्स, वो 33% था इंडिया का एक्सपोर्ट। फिर जैसे ही मिड 19th सेंचुरी आई, यानी कि 1850 के बाद का टाइम, वो 33% एक्सपोर्ट जो था इंडिया का, जो बेचना था, वो सिर्फ 30% रह गया, मतलब 10 गुना कम हो गया। अब इतना डाउन इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे आ गया था? अब यहाँ पर देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की भी कॉटन टेक्सटाइल थी और वो दूसरे देशों पे राज करती थी, क्योंकि इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता, और बहुत अच्छी क्वालिटी का, साथ के साथ सस्ता भी था। और इंग्लैंड की जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो नई नई सेटअप हुई थी और उनका प्राइस ज़्यादा था। अब यहाँ पर इंग्लैंड का केस समझो। इंग्लैंड में दो टाइप की कॉटन इंडस्ट्रीज थी। एक कॉटन इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि इंडिया से कॉटन लिया करते और बाद में आगे फर्दर प्रोडक्शन किया करते। तो क्योंकि वो इंडिया का कॉटन लिया करते, तो उनका प्राइस कम होता था और डिमांड ज़्यादा होती थी, तो इन कॉटन इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट ज़्यादा होता था। लेकिन इंग्लैंड में दूसरी जो कॉटन टेक्सटाइल आई, वो उनका प्राइस ज़्यादा होता था और डिमांड कम होती थी, तो इन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो इन लोगों ने सोचा कि यार, जब इंडिया से ही आ रहा है कॉटन, तो हमारा कौन लेगा इतने ज़्यादा प्राइस में। तो ये गए इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास और उन्होंने कहा कि आप इंडिया से इंपोर्ट मत करवाओ, और करवा रहे हो तो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ताकि हमें भी, हमारे देश में भी, हमारी ही फैक्ट्रीज को प्रॉफिट होने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। अब इम्पोर्ट जो है वो ना के बराबर हो रहा था, मतलब इंडिया से जो मंगवाना था, जो खरीदना था, वो ना के बराबर हो रहा था। ठीक है, सो इस वजह से मैनचेस्टर जो है इस तरीके से इंडिया में आने लग गया। अब क्या हुआ, फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंग्लैंड के जो कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में सिचुएटेड थी, उनको कहा कि अब हम इंडिया से तो ले नहीं रही है कॉटन, और हम जो कॉटन बना रहे ना, वो इंडिया में भी लेके आओ तुम, है ना, इंडिया में भी बेचो, ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाए। सो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है इंडियन मार्केट में भी बेचने लग गए थे, जिसकी वजह से मैनचेस्टर, यानी कि एक लाइन वाला क्लोथ, इंडिया में भी आने लग गया था। ओके, अब आगे देखो, कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस्ड टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। अब दो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, कॉटन वीवर्स इंडिया में। उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, वो जैसे मैंने आपको बताया 33% से सिर्फ 3% के लिए रह गया था, और द लोकल मार्केट श्रैंक, जो लोकल मार्केट थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ने लग गई थी, श्रैंक होने लग गई थी, क्योंकि मैनचेस्टर का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होने लग गया था इंडिया में। ठीक है, लोकल मार्केट में सब के सब मैनचेस्टर भरा हुआ था और कुछ नहीं बन रहा था। ठीक है, अब क्या होता है, सिविल वॉर जो है वो छिड़ने लग गया, कॉटन की सप्लाई जो थी वो कट होने लग गई। ब्रिटेन जो है वो ज़्यादातर कॉटन अब कहाँ से मंगवाने लग गया था, यूएस से। अब क्योंकि सिविल वॉर चालू हो गया, तो यूएस बिजी हो गया वॉर में, तो अब ब्रिटेन यूएस से तो कॉटन नहीं मंगवा रहा था, इंपोर्ट नहीं करवा रहा था, तो वापस किसके पास आया, इंडिया के पास आया कॉटन मंगवाने के लिए। ठीक है, अब जो रॉ कॉटन थी, कच्चा कॉटन था इंडिया से, तो वो अब क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब इंडिया जो है काफ़ी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ कॉटन, कच्ची कॉटन को, जिससे कि महंगाई बढ़ गई इंडिया में, और उससे वीवर्स को बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई। क्यों? क्योंकि वीवर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको बहुत कम पैसा दिया करती उनके काम के लिए। अब वीवर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई के लिए वेट करते रहते थे, और अब इतनी महंगाई के टाइम पे वो कैसे तो रॉ मटेरियल लेके आएंगे, कैसे अपना गुजारा चलाएंगे, है ना। तो अब उनको कॉटन जो है मार्केट में बहुत महंगे रेट पे खरीदनी पड़ रही थी, है ना, ताकि वो आगे जाके बुनाई कर पाए और उनको फिर कंपनी को दे पाए, और कंपनी फिर उनको लो वेजेस दे रही थी, तो इसलिए वीवर्स की बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, हाउ डिड द एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन वीवर्स। जैसे जैसे मैनचेस्टर इंडिया में आया, तो इंडियन वीवर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होने लग गई थी। सो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कम होने लग गया था, डिक्रीज होने लग गया था। और प्रेशर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी टू सी क्लॉथ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रेशर कर रही थी कि कपड़ा जो है वो हम देखेंगे पहले। ठीक है, अब लो कॉस्ट थी,
लोकल मार्केट जो थे वो श्रिंक कर रहे थे और गुड क्वालिटी कॉटन फाइबर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही मैनचेस्टर आया तो इस तरीके से इंडियन वीवर्स के ऊपर असर पड़ा, ठीक है। अब फैक्ट्रीज आने लग गई थी, इसको भी देखो। बॉम्बे में पहली कॉटन मिल आई 1854 में, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्शन 2 साल बाद हुआ। और सेम टाइम पे बंगाल में बंगाल में जूट मिल्स आई और पहली सेटअप हुई थी 1855 में। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल स्टार्ट हुई कानपुर में 1860 में, और 1 साल बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद की सेटअप हुई थी, ठीक है। अब पहले के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम बात करते हैं। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश जब थे इंडिया में, तो उन्होंने चाइना को एक ड्रग एक्सपोर्ट करनी चालू कर दी थी जिसका नाम था ओपियम, और वो चाइना से बदले में टी ले लेते थे और वो टी जो है इंग्लैंड पहुंचा देते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने अपना फ्यूचर बनाया फ्रॉम ट्रेड विद चाइना, ठीक है। मेड हिज फ्यूचर फ्रॉम ट्रेड विद चाइना बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो जैसे चाइना के साथ एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश इंडिया, तो ओपियम का बदले में टी ले रहा था, तो इस चीज़ का फ़ायदा द्वारकानाथ टैगोर ने उठाया और उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज चालू कर दी थी 1830 एंड 40 में। सेम ऐसे ही बॉम्बे में जो पारसी थे जैसे कि दिनशो पेटेट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़े कर दिए, और कुछ उन्होंने पैसा कमाया था चाइना के एक्सपोर्ट से, और कुछ उन्होंने इंग्लैंड को जो रॉ कॉटन भेज रहे थे वो लोग, तो उससे भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अब मेन सवाल ये भी उठता है कि ये जो वर्कर्स जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में, ये आते कहाँ से थे? ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट में से ही आते थे, ठीक है। बहुत सारे पीजेंट और वर्कर्स जिनको काम नहीं मिलता था रूरल इंडियाज में, वो लोग आ जाते थे। जैसे कि बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स जो थे वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आते थे, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द इंडियन वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, अब ये देखो। मोस्ट ऑफ द मिल वर्कर्स वर टेम्परली एम्प्लॉयड। बहुत सारे जो मिल वर्कर्स थे वो जा नहीं पाते थे अपने घर पे जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, ठीक है। तो ये कुछ इंडियन वर्कर्स की कंडीशन थी, उन्हें कंपनी में ही काम करना पड़ता था। और जॉबर्स जो थे वो वर्कर्स को कंट्रोल किया करते। अब जॉबर कौन होता था? इंडस्ट्रीज में कई लोग सालों सालों तक काम करते रहते हैं, तो उन वर्कर्स पर एक ट्रस्ट हो जाता है, तो उनको जॉबर बना दिया जाता है कि भाई हमारी कंपनी में या फिर हमारी इंडस्ट्री में या फिर हमारी फैक्ट्री में जो भी वैकेंसी आएगी तुम उस वैकेंसी को फिल करने का काम करोगे और रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है। वो क्या करते थे, अपने आसपास के गाँव से या फिर डिस्ट्रिक्ट से या फिर किसी दूसरी स्टेट से लोगों को इकट्ठा करते थे और वैकेंसी फिल करते थे। कौन लोग? जॉबर्स, ठीक है। ओके, अब आगे देखो द पेक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे अपना राज किया हुआ था, वो सिर्फ ऐसे गुड्स बनाते थे जिनका एक्सपोर्ट उन्हें करना होता था, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट और माइनिंग, और वो इंडिया में सेल नहीं करवाना चाहते थे, ठीक है। एंड इंडियन बिजनेसमैन सेट अप दोज इंडस्ट्रीज इन लेट 19th सेंचुरी विच वुड नॉट कम्पीट विद मैनचेस्टर गुड। इंडियन बिजनेसमैन ने भी ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया या फिर ऐसी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जो कि मैनचेस्टर के साथ कंपटीशन नहीं लड़ा सकते थे, जैसे कि यार्न, ठीक है। यार्न जो था वो इम्पोर्ट नहीं किया जाता था, है ना। यार्न वॉज नॉट इम्पोर्टेड, सो अर्ली कॉटन मिल जो थी उन्होंने यार्न प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और फैब्रिक उन्होंने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, वो यार्न पे फोकस करने लग गए थे, ठीक है। अब जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का, वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो चालू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्वदेशी मूवमेंट जब आया 1905 में, उन्होंने मोबिलाइज करा लोगों को कि तुम फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करो और सिर्फ अपने देश में जो कपड़ा बन रहा है उसको पहनो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो यार्न का एक्सपोर्ट था, जो हम चाइना को यार्न भेजते थे, वो कम हो गया और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन पे आ गए थे, ठीक है। यार्न इज टाइप ऑफ अ थ्रेड, ठीक है, वो थ्रेड था
और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो थ्रेड पे, जो वो थ्रेड की प्रोडक्शन करते थे, यार्न की प्रोडक्शन करते थे, अब जो है वो क्लॉथ प्रोडक्शन पे आ गए थे। सो कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन जो थी वो डबल हो गई थी 1900 से लेकर 1912 तक, ठीक है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ तब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब और ज़्यादा फैक्ट्रीज आने लग गए, नए नए फैक्ट्रीज आने लग गए, क्योंकि इंडिया की खुद की आने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिश मिल जो थी वो वॉर प्रोडक्शन में बिजी थी, ठीक है। बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्री डोमिनेट की, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज आए जा रही थी, तो वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, बहुत कम फैक्ट्रीज बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी, ठीक है। और बस बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन था टोटल इंडस्ट्रियल, मतलब लेबर जो थे इंडिया में वो बहुत कम थे फैक्ट्रीज में, मतलब 1911 में सिर्फ 5% और 1931 में, मतलब 30 साल बाद 20 साल बाद भी सिर्फ 10% हो पाए, मतलब डबल हो पाए, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्कर्स स्मॉल शॉप्स पे या फिर हाउस होल्ड में ही काम करते थे, और बहुत सारी इनोवेशंस भी आती थी, टेक्निक जो थी प्रोडक्शन की वो भी बदलती थी हैंडलूम सेक्टर में, और हैंडलूम प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ने लग गया था, और ऐसी ऐसी इन्वेंशंस जो हैं वो फ्लाई शटल के द्वारा की जाती थी। नाउ व्हाट इज़ फ्लाई शटल, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। फ्लाई शटल वो होती है जब जो क्लॉथ, जो कॉटन के धागे हैं वो पहले हॉरिजॉन्टल रखे फिर वर्टिकल रखे जिससे कि कपड़ा बन गया, सो दैट इज। सम स्पेशलाइज्ड वीव्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मिल, कुछ ऐसी वीव्स थे जो कि मतलब बुनाई थी जो कि मिल्स के द्वारा नहीं की जाती थी, सो उनको वीवर्स को दे दिया जाता था, जैसे साड़ी का एक अलग से बॉर्डर बनाना है, लुंगी, या फिर मद्रास में हैंकरचीफ बनाना है तो वो वीवर्स ही करते थे, क्योंकि वो मशीन से नहीं बन पाते थे। कुछ वीवर्स जो थे उनका काम कभी भी नहीं पिटता था, ठीक है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स भी बना दिया करते, ओके। अब फ्लाई शटल क्या होता था, ये एक मैकेनिकल डिवाइस था बुनाई का ही, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकल थ्रेड्स एंड हॉरिजॉन्टल थ्रेड से वो एक क्लॉथ बना देते थे, ठीक है। अब मार्केटिंग, सॉरी एडवर्टाइजमेंट, जो एड्स होते हैं उनका गुड्स की मार्केटिंग में क्या रोल था, तो एडवर्टाइजमेंट का ऐड करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। ऑन द वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज दो एडवर्टाइजमेंट। सो अब इससे क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट की वजह से नए नए कस्टमर्स जो थे उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते थे। एडवर्टाइजमेंट जो थे वो प्रोडक्ट बनाते थे डिज़ायरेबल, और मतलब एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से प्रोडक्ट को दिखाते थे कि लोग बाग जो थे उनके मन में एक इच्छा होने लग जाती थी कि हाँ हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता था, देन ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल, अब उससे लोगों का जो दिमाग है वो बदलने लग जाता था और वो नई नई नीड्स को क्रिएट करते थे। टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड, हम इस ज़माने में रहते हैं जहाँ हमारे आसपास एड्स ही एड्स हैं, और वो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, होर्डिंग में, स्ट्रीट वॉल में, टेलीविजन स्क्रीन पे हर जगह अपीयर होते थे, ठीक है, होते हैं भी। और जैसे स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल एज आई, एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स बढ़ाने में, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह की मार्केटिंग में, ओके। और अब कस्टमर का जो माइंड है, कल्चर है, वो भी शेप हो जाता था। तो फाइनली हमारा इतना बड़ा चैप्टर खत्म होता है, एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। प्लस अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए सबसे पहले चैनल के ऊपर, तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।